नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी E1 की, E2 की। अब हम बात करेंगे E1CB की। तो हेडिंग डालेंगे आप E1CB। E1CB। E1CB क्या है? पूरा नाम है कंजुगेट बेस यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। कंजुगेट बेस यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। कंजुगेट बेस यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर बेस आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन रिवर्सेबल होती है, ये ऐसे, और ये एक मिनट, चलो ऐसे मिटा देते हैं। ये EWG लगा देते हैं यहाँ पर। EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया आपने, किस पे? अल्फा बीटा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। अब ये जो बेस है वो H पे अटैक किया और इसने बनाया EWG नेगेटिव। ये है कंजुगेट बेस। ये है कंजुगेट बेस, समझ गए? अब यहाँ से क्या हुआ कि ये बॉन्ड टूटा, भाई ये टूटा तो यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ पर X माइनस रिलीज हुआ और ये EWG ये ऐसे बन गया, एल्कीन बन गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आपने देखा कि पहले H प्लस हटा, H प्लस मतलब H प्लस हटने के बाद जो भी चीज़ बचती है उसको क्या बोलते हैं? हम कंजुगेट बेस बोलते हैं। तो कंजुगेट बेस हो गया, उसके बाद फिर ये बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर EWG क्यों लगाया गया? देखिए, EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो बेस से आसानी से रिएक्ट कर सकता है। मतलब इस प्रोसेस को होने के लिए एक EWG का होना ज़रूरी है। EWG नहीं है तो प्रोसेस होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखेंगे आप, मतलब मेन पॉइंट लिखेंगे, मेन पॉइंट का हेडिंग डाल के लिखेगा। मेन पॉइंट ब्रैकेट में लिखेगा कंडीशन ऑफ E1CB। कंडीशन ऑफ E1CB। फर्स्ट कंडीशन है EWG शुड बी प्रेजेंट ऑन बीटा कार्बन। EWG शुड बी प्रेजेंट ऑन बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे क्या होना चाहिए? EWG लगा होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग। बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, थर्ड पॉइंट, all types of living group can cause E1CB, but weak living group is more suitable. Weak living group is more suitable. ठीक है,
हर तरह का लिविंग ग्रुप कॉज कर सकता है, लेकिन वीक लिविंग ग्रुप क्या होता है, ज़्यादा सुटेबल होता है। अब नोट करके एक दो पॉइंट लिखेंगे आप, नोट करके आप एक दो पॉइंट लिखेंगे। हम E1 E2 E1 CB सबके बारे में एक साथ बात करेंगे। नोट करके लिखिए। फर्स्ट, इन E1 रिएक्शन product formation always takes place by Sadjeff rule. In E1 reaction, product formation always takes place by Sadjeff rule. ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इन E1 CB reaction, product formation always takes place by Hoffman rule. Product formation always takes place by Hoffman rule. Third point, in E2 reaction, product formation takes place by Sadjeff as well as Hoffman rule. But in most of the E2 reaction, product formed by Sadjeff rule. नेक्स्ट हेडिंग है आइसोटोपिक इफेक्ट। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में आइसोटोप आने पर, मान लीजिए हाइड्रोजन को हटा के आप ड्यूटेरियम लेते आए, ठीक है, हाइड्रोजन को हटा के ड्यूटेरियम लाने से रिएक्शन की रेट पे फर्क पड़ गया, चेंज हो गया। तो अगर फर्क पड़ गया तो बोला जाएगा कि ये जो कंपाउंड है वो आइसोटोपिक इफेक्ट शो करता है, या ये रिएक्शन आइसोटोपिक इफेक्ट शो करता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन को हटा के ड्यूटेरियम लाओ और जो रेट हाइड्रोजन के टाइम पर था वही रेट ड्यूटेरियम के टाइम पर भी हो, रेट का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, वही रेट ड्यूटेरियम के टाइम पर भी हो, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन आइसोटोपिक इफेक्ट शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है, एक लाइन पहले लिख लिया जाए। लिखिए, if there are different rate of reaction, in case of different isotopes, then reaction is said to have isotopic effect.
रिएक्शन के पास क्या है, आइसोटोपिक इफेक्ट है। रिएक्शन इज सेड टू हैव आइसोटोपिक इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। आइसोटोपिक इफेक्ट इज shown by those reactions in which detachment of different isotope take part in slowest step of the reaction. स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन ब्रैकेट में लिखिएगा, रेट डिटरमाइनिंग RDS ऑफ द रिएक्शन, RDS ऑफ द रिएक्शन। कहने का मतलब है कि आइसोटोप, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम एक रिएक्शन में हाइड्रोजन टूट रहा है, दूसरे रिएक्शन में ड्यूटेरियम टूट रहा है, और दोनों ही केस में हाइड्रोजन का टूटना एंड ड्यूटेरियम का टूटना एक स्लो स्टेप है, तो फिर ड्यूटेरियम वाले की रेट स्लो होगी, क्योंकि ड्यूटेरियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होता है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड वीक होता है कंपैरेटिवली, तो इसलिए वहाँ आइसोटोपिक इफेक्ट शो करेगा। लेकिन अगर ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन टूट रहे हों और ये फास्ट स्टेप में टूट रहे हों तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, आइए दिखाते हैं आपको। E1 E1 रिएक्शन, यहाँ पे रेट है R1, यहाँ पे रेट है R1। और यहाँ पर रेट है R2। लेकिन जो रेट डिसाइड करता है वो स्लो स्टेप करता है, मतलब RDS वाला। RDS में हाइड्रोजन टूटा नहीं है, ना ही ड्यूटेरियम टूटा है। RDS में ना हाइड्रोजन टूटा है ना ड्यूटेरियम टूटा है, तो इस केस में R1 बराबर होगा R2 के। नो आइसोटोपिक इफेक्ट that is KD upon KH is equal to 1। KD upon KH is equal to 1।
और के डी क्या है, रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ डी, और के एच क्या है, रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ एच। अगर हाइड्रोजन होता है तो रेट कांस्टेंट के एच है, और ड्यूटेरियम होता है तो जैसे ये ड्यूटेरियम है तो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है के डी, और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है, के एच है, और दोनों का रेट कांस्टेंट क्या है, बराबर है। इसीलिए के एच अपॉन के डी या के डी अपॉन के एच इज इक्वल टू क्या है, 1 है। समझ पा रहे हैं? तो अब ये चीज़ हुई E1 में, क्योंकि E1 में स्लो स्टेप में हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम टूट ही नहीं रहा था। स्लो स्टेप में हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम टूट ही नहीं रहा था। तो फिर अब बात करते हैं किसकी, E2 की। तो इसको मिटा दें। तो आइसोटोपिक इफेक्ट आपको अगर आज तक नहीं समझ में आया है तो आज समझ में आ गया होगा कि बहुत से लोग ये लिख देते हैं कि इट शोज आइसोटोपिक इफेक्ट, इट नॉट शोज आइसोटोपिक इफेक्ट। लेकिन क्या ज़्यादातर लोग कन्नी काट जाते हैं इस बात से कि यार थोड़ा बच्चे को समझा भी दो, है क्या होता है आइसोटोपिक इफेक्ट। तो अब हम लेते हैं E2 रिएक्शन। मान लीजिए कि हमने लिया Cl और यहाँ ले लिया CH2H और यहाँ ले लिया RO माइनस, हीट ले लिया। यही क्या है, RDS भी है, यही स्लो है। यहाँ पर ये इस पर अटैक करेगा, ये टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, यहाँ बनेगा RCH2 और RCHCl CD2D RO माइनस हीट RDS, ये इस पे अटैक किया, ये यहाँ से टूटा, RCH CD2, ये हो गया। ठीक है, ये है रेट R1, ये है रेट R2। इसका रेट कांस्टेंट है KH और इसका रेट कांस्टेंट है KD। ठीक है, तो अब देखिए क्या है। अब स्लो स्टेप में हाइड्रोजन टूट रहा है, स्लो स्टेप में ड्यूटेरियम टूट रहा है। ड्यूटेरियम को तोड़ना मुश्किल है, हाइड्रोजन को तोड़ना आसान है। ड्यूटेरियम को तोड़ना मुश्किल है क्योंकि कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है कंपैरेटिवली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के। तो जब ये तोड़ना मुश्किल है तो ये रिएक्शन स्लो होगा इससे। भाई स्लो स्टेप तो दोनों ही है, लेकिन इसके कंपैरिजन में रिएक्शन स्लो होगा। मतलब R2 कम होगा, R1 ज़्यादा होगा। R2 कम होगा, R1 ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे बात करें तो R2 हायर होगा किससे, R1 से। R2 जो होगा वो हायर होगा किससे, R1 से। समझ गए? अब रेट ज़्यादा तो रेट कांस्टेंट ज़्यादा, तो KH ज़्यादा होगा किससे, KD से। मतलब KH अपॉन KD अगर बोलते हैं तो वो 1 के बराबर नहीं होगा, या KD अपॉन KH जो है वो 1 के बराबर नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हुआ, ये बना लीजिएगा, ये पॉइंट एक लिख लीजिए।
सी डी लिखेगा, सी डी कार्बन ड्यूटेरियम, सी डी बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सी एच बॉन्ड, सी डी बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सी एच बॉन्ड, हैंस सी डी बॉन्ड, हैंस सी डी बॉन्ड ब्रेकिंग is a slow process. That's why its rate is also slow. That's why its rate is also slow. और यही कारण है कि गड़बड़ कर दिया है हम लोगों ने यहाँ पे, ये R1 ज़्यादा होगा किससे, R2 से। ठीक है, इसका स्लो है ना भाई, तो वो देख लीजिएगा, वो गड़बड़ हो गया है। तो R1 ज़्यादा होगा किससे, R2 से। तो ये बात हुई किसकी, आइसोटोपिक इफेक्ट की, है ना। अब देखो बच्चों क्या है कि अब हमारा अभी तक कंप्लीट हुआ क्या, E1 E2 E1 CB, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहला हम लोगों ने लिख रखा था क्या, एल्कीन का। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आगे। अभी तक हमने फर्स्ट हेडिंग डाली थी, ये आपके पहली हेडिंग कंप्लीट हुई एल्कीन की। अब हम सेकंड हेडिंग डाल रहे हैं, सेकंड लिखिएगा, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। तो पहले मैं आपको बता दूं कि विसिनल और जेमिनल क्या होता है। अगर अगल बगल वाले कार्बन पर सेम ग्रुप लगा हो तो विसिनल है, और अगर एक ही कार्बन पर सेम ग्रुप लगा हो तो ये जेमिनल है। जेमिनल को जेम बोला जाता है और विसिनल को विस बोला जाता है। ठीक है, अब अगल बगल वाले कार्बन पे सेम ग्रुप लगा हो तो विसिनल, और सेम कार्बन पे लगा हो तो जेमिनल। अब जैसे ऐसा नहीं है कि अगल बगल कार्बन पे दोनों हेलोजन ही लगा होना चाहिए। अब अगल बगल कार्बन पे दोनों हेलोजन है तो विसिनल के बाद बोलना है डाइहैलाइड। अगल बगल कार्बन पे दोनों OH लगा है तो बोलना है विसिनल के बाद डाइऑल। अगल बगल कार्बन पे दोनों NH2 लगा है तो बोलना है विसिनल के बाद डाइएमीन। वैसे ही वहाँ पर भी जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइएमीन, वहाँ पर भी उसी तरीके से बोलना है। जेमिनल डाइऑल नहीं बोल सकते क्योंकि एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होता, लेकिन अगर कहीं स्टेबल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह के कारण तो फिर हम उसको जेमिनल डाइऑल तो बोलेंगे। हमारा काम है, हमें ज़रूरत है विसिनल डाइऑल की। जेमिनल डाइऑल की यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन बता दिया है कि जेमिनल क्या होता है। ठीक है, तो विसिनल और जेमिनल ये दोनों बातें याद रखिए, और हम इसमें आगे बढ़ के आपको थोड़ा सा बताएं। तो रिएजेंट यहाँ पर कौन है, रिएजेंट है NaI विद एसीटोन और जिंक डस्ट। या तो NaI एसीटोन ले लीजिए या तो केवल जिंक डस्ट ले लीजिए, दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए। ये इट इज एन एंटी एलिमिनेशन। तो याद है आपको एंटी एलिमिनेशन में मैंने क्या बोला था कि एरिथ्रो जो होता है वो ट्रांस बनाता है और थ्रियो जो होता है वो सिस बनाता है। तो खैर वो तो बात की बात है कि कैसे समझेंगे हम। फिलहाल आपको ये बताएं कि ये कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए आपके पास CH2 Cl Cl है और आपने NaI विद एसीटोन डाल दिया, तो ये बनाएगा CH2
CH2 ऐसे बना था। अब इसका मैकेनिज्म कैसे है, मैकेनिज्म कैसे है, तो जो मैकेनिज्म जब आपको समझना होगा इसका, तो आपको इसको एंटी पेरिप्लेनर मैनर में लेकर जाना होगा। एंटी पेरिप्लेनर मैनर में लेकर, क्योंकि एलिमिनेशन करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले I माइनस का यहाँ पर अटैक होता है। तो I माइनस का अटैक होता है तो ये ऐसे टूटता है और ये ऐसे, यहाँ पर आता है नेगेटिव, यहाँ पर आता है पॉजिटिव, ये दोनों के बीच में क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है और ये बनाता है तो C डबल बॉन्ड C प्लस ICl प्लस NaCl। देखिए Na से I तो आ गया, Na बचा है ना, तो वो Na प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl के साथ, NaCl। ठीक है। अब ये कंपाउंड ये बना कैसे, ये तो मैंने बताया, मैकेनिज्म में बताया, लेकिन जैसे मैंने बोला कि एंटी एलिमिनेशन, तो ये एंटी एलिमिनेशन प्रूफ कैसे किया जाए, तो आइए एंटी एलिमिनेशन भी प्रूफ कर देते हैं। थोड़ा सा मुश्किल तो है पर नामुमकिन तो है नहीं। सब कुछ को ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए चलिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, Br ले लेते, Br ले लेते, pH ले लेते, pH ले लेते, H ले लेते, H ले लेते, ठीक है, मीजो बना दिया। अब यहाँ पे हमने ले लिया NaI एसीटोन, और मैंने बोला कि ये एरिथ्रो है, तो यहाँ पे ट्रांस बनेगा। मैंने बोला कि ये एरिथ्रो है तो यहाँ पे ट्रांस बनेगा, क्योंकि ये एंटी एलिमिनेशन है। एंटी एलिमिनेशन है, तो आप बोलेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले आप अब एक्सप्लेनेशन करते हैं, मतलब यहाँ से तो ये बना दिया एक्सप्लेनेशन, मतलब ये सब लिखेंगे तभी ना पता चलेगा कि आगे आप क्या कर रहे हैं। इसको उठा के ऊपर ले गए, ये pH इधर कौन है Br, इधर कौन है H, और इधर कौन है pH, Br और H, ठीक है। अब आपको Br और Br को एंटी पेरिप्लेनर मैनर पर ले जाना है, मतलब 180 डिग्री रोटेशन आप करा दीजिए। जब आप 180 डिग्री रोटेशन करा देंगे Br का, तो ये जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। Br यहाँ से यहाँ चला जाएगा, pH यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और H यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अंदर वाला pH यही, ये Br और ये H, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर NaI आप लेकर आए, इस I माइनस ने इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड टूटा ऐसे और ये बॉन्ड टूटा ऐसे, और इसने बनाया कुछ इस प्रकार। pH H H,
तो अब देखिए पीएच पीएच एक दूसरे के सामने, एच एच एक दूसरे के सामने, तो क्या बना, ट्रांस ही ना बना। तो इस तरीके से आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये कंपाउंड क्या है, सिस है कि ट्रांस है। समझ गए? हाँ ठीक। एक पॉइंट आप लिखेंगे, एजी विद इथेनॉल also work as reagent for above reaction। जो विसिनल वाला रिएक्शन आप लिख रहे थे उसके लिए एजी इथेनॉल भी काम करता है। मतलब आपको यहाँ पर 3 चीज़ें मिल गई, NaI एसीटोन भी मिल गया, जिंक डस्ट भी मिल गया और सिल्वर इथेनॉल भी मिल गया, तीनों काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आप लिख रहे हैं, आपकी कॉपी में जो भी पन्ना बचा हो, चाहे आधा से ज़्यादा पन्ना बचा हो, अगले पेज से स्टार्ट करिएगा। हेडिंग डालिएगा केमिकल प्रॉपर्टी। हेडिंग डालिएगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन। हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन। अब ये जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन है, इसमें आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, एडिशन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें पढ़ना है आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ऐसे लिखा जाता है, ए मतलब एडिशन, ई मतलब इलेक्ट्रोफाइल, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन। इस शॉर्ट में लिखने का तरीका है, ये यूनिवर्सल तरीका है भाई, मेरा नहीं, ये ऐसे तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब है कि केवल इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक नहीं करता, अटैक तो सब करते हैं। अब यहाँ पर ऐसे ENU, अब ये टूटता है, ये बनाता है E प्लस NU माइनस। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियोफाइल को चाहिए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस बॉन्ड को तोड़ा हमने, मान लीजिए इसको ऐसे तोड़ दिया, तो नेगेटिव पर कौन अटैक कर गया, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव पे कौन अटैक कर गया, नेगेटिव वाला। तो हमारा जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक, समझ पा रहे हैं? तो अब जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल होता क्या, क्योंकि रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत पड़ रही है, तो इलेक्ट्रोफाइल हम पहले जान लें कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो इलेक्ट्रोफाइल को जानना पड़ेगा आपको। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये बात आप लिखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल, इस रिएक्शन में, इस चैप्टर में आपको बार बार इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इलेक्ट्रोफाइल जान लिया जाए क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, इलेक्ट्रॉन को चाहता है। भाई लविंग तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन को सर प्यार करता है, मतलब शाहरुख खान वाली। आगे बता, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन लविंग।
अच्छा कुछ और बोलना चाह रहे थे, लुईस एसिड, लुईस एसिड भी है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, लुईस एसिड। ठीक है, तो दो तरह की चीज़ें इलेक्ट्रॉन जो है वो हो सकता है। जैसे एक तो आपने ले लिया कि भाई पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं वो तो पता चल जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल हैं। जैसे H प्लस है, D प्लस है, R प्लस है, NO प्लस है, NO2 प्लस है, Cl प्लस है, Br प्लस है, I प्लस है, और कौन हो गया, और कोई प्लस भी होता है, PH N2 प्लस है प्लस। ये सब जो है इलेक्ट्रोफाइल है जिनके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसे न्यूट्रल जो होते हैं, न्यूट्रल, इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। अच्छा ये समय क्या है कि हम लोग इसको भी ले सकते हैं, Ag प्लस Hg2 प्लस, यहाँ पे पॉजिटिव वाले में हम Ag प्लस भी ले सकते हैं, Hg प्लस भी ले सकते हैं, Pg2 प्लस भी ले सकते हैं, मतलब ये एक्सेप्ट ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट में जैसे BF3 हो गया और AlCl3 हो गया और कार्बीन हो गया। कार्बीन का मतलब जैसे CH2, CH2, Cr2, मतलब कार्बन जो है वो दो ही बॉन्ड बनाया हो तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बीन बोलते हैं। जैसे FeCl2, SO3, अच्छा SO3 में इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं है, लेकिन इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, जैसे O3, जैसे CO2। अब आप बोले CO2 में तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी नहीं है, ना ही वैकेंट d ऑर्बिटल है, फिर क्या है, तो CO2 एक इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि C डबल बॉन्ड O में ये बॉन्ड टूटने का ऐसे चांस होता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने का चांस होता है, यही कारण है कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ कि कुछ नहीं है, कौन, H3O प्लस, NH4 प्लस, Na प्लस, ये सब कुछ नहीं है, ना ये इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल है, मतलब ये इनको बोला जाता है कि ये कुछ नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज से भ्रम हो जाता है बच्चों को कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ना ये इलेक्ट्रोफाइल है ना ये न्यूक्लियोफाइल है। समझ पा रहे? तो अब जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपने लिखा, SO2 भी लिख लीजिए। SO2 भी क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। FeCl3 भी क्या है, ठीक है। ZnCl2 भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल रिसेप्टर। तो कुछ इलेक्ट्रोफाइल है जो, और भी कई चीज़ें इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करती है, जो कि जैसे BrCl है, Br और Cl का एक कंपाउंड, Br बॉन्ड Cl, तो Br बॉन्ड Cl में जब इसको तोड़ा जाए तो ये Br प्लस Cl माइनस में टूटेगा, मतलब जब
भी इसको रिएक्ट करा जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा देगा। तो वो चीज़ें भी हैं जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सकती है, लेकिन हम BrCl लिखें तो हमने तो Br+ लिख रखा है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। समझ गए बात को। तो ये चीज़ रही इलेक्ट्रोफाइल की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की कि क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों का अटैक हुआ। अभी मैंने न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात नहीं करी है। आप सोच रहे होंगे न्यूक्लियोफाइल के बारे में अभी तक नहीं बताया। मैंने आपको ये भी बोला है कि GOC में अगर आपको अभी न्यूक्लियोफाइल का क्वेश्चन आए तो अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि हम न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वो तब जब हमारे सामने ज़रूरत आ जाएगी। अभी पहले ही बात कर लेते हैं ना, तो अब तक आप भूल जाते। तो मैं ये कह रहा था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का भी अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल का भी अटैक होता है, फिर भी रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों पड़ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं पड़ रहा, ठीक है, या इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं पड़ रहा है, दोनों का तो एडिशन हो रहा है। तो एक पॉइंट लिखिएगा, इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन electrophile as well as nucleophile both are attack on substrate, but the name of reaction is depends on that reagent, which attack in slowest step ब्रैकेट में लिखेंगे आप RDS, in slowest step of the reaction, full stop, and this reaction is initiated by electrophile, that's why its name is electrophilic addition reaction, and this reaction is initiated by electrophile, that's why its name is electrophilic addition reaction। इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल से इनिशिएट कराया जा रहा है। समझ गए। तो अब आपके पास दो तरह का मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। एक है CC+, जिसको बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, और दूसरे को बोलते हैं NCC+, मतलब नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। दो तरह का इसके अंदर मैकेनिज्म है, एक CC+ है और दूसरा NCC+ है। तो पहले एक पॉइंट ये लिख लिया जाए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, in electrophilic addition reaction. There are two types of mechanism in electrophilic addition reaction, ठीक है। फर्स्ट है क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं CC+। C का मतलब क्लासिकल, C+ का मतलब कार्बोकैटायन, CC+ मैकेनिज्म। अब इसमें क्या होता है, कि जैसे आपके पास एक एल्कीन है, आप एक इलेक्ट्रोफाइल लेकर आए, स्लो स्टेप में इसका रिएक्शन कराया, स्लो स्टेप में इस पर नेगेटिव चार्ज डाला, इसका अटैक हुआ और आपको मिल गया
कार्बोकैटायन में रीअरेंज, ठीक है। कार्बोकैटायन है जो कि रीअरेंज हो सकता है, क्योंकि कार्बोकैटायन जहाँ बनता है वहाँ रीअरेंजमेंट होता है। अब अगले स्टेप में अटैक कर रहा है कौन? न्यूक्लियोफाइल। और ये स्टेप कैसा है? फास्ट स्टेप है। तो अगर फास्ट स्टेप में कोई भी चीज़ अटैक करती है या टूटती है तो वो आइसोटोपिक इफेक्ट शो नहीं करता, ये अभी मैंने आपको बताया था। तो ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर होता है और ये इस प्रकार NU। अभी हम कन्फर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि E ऊपर जाएगा NU नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, अभी इस सब की बात नहीं करते, बस एडिशन दिखा दिया। तो ये हुआ क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, जिसके अंदर कार्बोकैटायन बनेगा और रीअरेंजमेंट अगर है हो सकता है तो रीअरेंजमेंट भी होगा, तो इसको बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, ठीक है। दूसरा है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, NCC प्लस। NCC का मतलब भाई CC प्लस तो क्लासिकल कार्बोकैटायन था, N जुड़ गया तो नॉन जुड़ गया, मतलब नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस मैकेनिज्म कार्बोकैटायन नॉट फॉर्म एंड देयर इज नो रीअरेंजमेंट। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा, in this mechanism carbocation not formed and there is no chance of rearrangement, धैर्य रख के लिखिए, मैं समझा दूंगा सब। अभी आपको लग रहा होगा क्या लिख रहे हैं, चिंता मत करिए, सब समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा। तो आप लिखिए कि इन दिस मैकेनिज्म नो कार्बोकैटायन फॉर्म एंड देयर इज नो रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन नॉट फॉर्म एंड देयर इज नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। फुल स्टॉप, आगे लिखिएगा। दिस रिएक्शन, दिस मैकेनिज्म फॉलो व्हेन इलेक्ट्रोफाइल has at least one lone pair. Electrophile has at least one lone pair. Electrophile has at least one lone pair, like Cl plus, Br plus, I plus। कुल मिला जुला के कोशिश तो यही है कि हैलोजन ही जो होते हैं वो शो करते हैं, मतलब इसको अगर हैलोजन इलेक्ट्रोफाइल है तो ये नॉन क्लासिकल वाला शो करते हैं। लेकिन ये नॉन क्लासिकल वाला होता क्या है ये तो समझा दें आपको, ये तो हटा दें। तो अब यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बनता, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफाइल आता है जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर है। रिएक्शन अटैक होता है RDS पे। अब ये टूटा तो ये जो है ऐसे जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया। अब आपको यहाँ से यहाँ कैसे बना, भाई देखिए बनता यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ही, यहाँ से यहाँ ये सीधे डायरेक्ट ही बनता है। बीच में क्या हुआ वो मैं दिखा देता हूँ आपको, लेकिन बीच वाला आपको बनाना नहीं, केवल समझना। मतलब आपको बनाना है पर क्वेश्चंस में नहीं बनाने हैं आपको, है ना। जैसे क्या हुआ होगा कि इसका अटैक हुआ होगा, ठीक है। अब ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल आ गया
और यहाँ पर कार्बोकैटायन बन गया और इसका अटैक, ये लोन पेयर का अटैक इसके ऊपर होकर ऐसे बना दिया। समझिए, ये बीच में हुआ होगा ऐसे, लेकिन आप अगर मैं ऐसे ही दिखा देता तो आप बोलते कार्बोकैटायन तो बना है सर। तो नहीं, कार्बोकैटायन ये दिखा नहीं, ये समय नहीं मिला आपको देखने का, ये सीधे यहाँ से यहाँ पहुँचा, बीच में कोई कार्बोकैटायन नहीं। अब यहाँ पर कौन आया, न्यूक्लियोफाइल। स्टेप कैसा, फास्ट। ये आरडीएस है, ये कैसा है, स्लो है। जो भी आरडीएस होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। अब ये बॉन्ड ऐसे टूटा जो लोन पेयर से बना था और ये ऐसे अटैक किया, तो इसने बना दिया ऐसे। ठीक है, प्रोडक्ट कुछ एक ही जैसा बना, प्रोडक्ट कुछ एक ही जैसा बना, मतलब ऊपर नीचे वाला बात मत करिए, वो तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, वो उसमें ऊपर बना दिया इसमें नीचे, ऐसा कुछ सोच के नहीं बनाया, मतलब प्रोडक्ट तो सेम ही बना, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है। अगर यहाँ रीअरेंजमेंट हो जाता है तो प्रोडक्ट कुछ और बन जाएगा, यहाँ रीअरेंजमेंट तो होता नहीं, यहाँ तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, यहाँ रीअरेंजमेंट हो नहीं रहा। ठीक है, तो अब क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म में अब कौन क्या शो करता है ये जान लेना थोड़ा सा जरूरी। जैसे 4 रिएक्शन हम पहले प्रायोरिटी देकर पढ़ेंगे, उसमें और भी ढेर सारे पढ़ेंगे, वो अलग चीज़ हो गया, लेकिन 4 रिएक्शन को हम प्रायोरिटी देकर पढ़ेंगे। वो क्या है, वो है एडिशन ऑफ HX हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ X2 मतलब Cl2 Br2 I2 एंड एडिशन ऑफ HOX मतलब जैसे HOCl HOBr HOI, ये 4 रिएक्शन है। तो जैसे 4 रिएक्शन है, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ H2O, एडिशन ऑफ X2, एडिशन ऑफ HOX। तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, वो H प्लस है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, वो H प्लस है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, वो X प्लस है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, वो X प्लस है। ठीक है, तो जो X प्लस है उसके पास क्या है, लोन पेयर है, और H प्लस के पास तो लोन पेयर होता नहीं है। तो लोन पेयर जिसके पास है वो शो करेगा NCC प्लस मैकेनिज्म, और जिसके पास नहीं है वो CC प्लस मैकेनिज्म से रिएक्शन देगा। तो अब हम अगली क्लास में जब मिलेंगे तो इसी बात पर चर्चा करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ेंगे जो भी। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। आप इसको जो है एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब तक के लिए नमस्कार।